प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टेड यूनिट को शुरू करेंगे जिसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए, इस चैप्टर से 8 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, परंतु इस वर्ष कोरोना के कारण कुछ चैप्टर्स को हटाए गए हैं, इसलिए इस वर्ष पी ब्लॉक एलिमेंट से अधिकतम प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। हो सकता है कि इससे 12 अंकों का प्रश्न पूछा जाए, 15 अंकों का भी हो सकता है। इससे लॉन्ग, शॉर्ट और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। कंपटीशन में भी इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा ताकि आगे दिक्कत नहीं हो। देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको कुछ तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि तत्व किस ग्रुप के हैं, उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, कुछ महत्वपूर्ण तत्वों का मास नंबर भी याद होना चाहिए। दूसरा चीज, कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टी जैसे एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, जिसको आप हिंदी में पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसको विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, मेटालिक प्रॉपर्टी, आवर्त सारणी में इनके मान में कैसे परिवर्तन होता है, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे, पीरियड में बाएं से दाएं जाएंगे तो कैसे यह इनके मान में परिवर्तन होता है, यह किन किन तथ्यों पर निर्भर करते हैं, इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इनका डिटेल्स अध्ययन हम 11th क्लासेज में पीरियोडिक टेबल में कराए हैं। एक एक बिंदु को पढ़ाने के लिए हम 2-2, 3-3 लेक्चर दिए होंगे आपको, उसे आप पढ़ लीजिएगा। जो नहीं पढ़े हैं उनको हम कंसेप्ट देते चलेंगे ताकि उनको दिक्कत नहीं हो। कोई भी चीज छोटू कठिन नहीं होता है, यह निर्भर करता है कि आपके शिक्षक उसे कैसे बताते हैं, उसे कैसे आपके मस्तिष्क में फिट करवाते हैं। इसी चीज को जटिल ढंग से बताया जाएगा तो आपको यह जटिल लगने लगता है, आप कहते हैं कि शिक्षक को पढ़ाने का ढंग नहीं है। ठीक है, तो आप भी कुछ मेहनत कीजिए। आप 11 तो पढ़े नहीं, डायरेक्ट आ गए 12 में तो दिक्कत तो होगा ही, लेकिन मैं पूरी भरपूर कोशिश करूंगा कि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। तीसरा चीज, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आना चाहिए। किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करना आना चाहिए। कोवैलेंट मॉलिक्यूल दिया हो या कॉम्प्लेक्स कोवैलेंट आयन दिया हो तो उसकी ज्योमेट्री, उसका शेप का निर्धारण, उसमें सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना भी आना आपको चाहिए। यदि आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं जानते हैं, शेप ज्योमेट्री निर्धारण करना नहीं जानते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम हर चीज को बताते चलेंगे ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। छोटू, देखिए आपके सिलेबस 12 में नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप 15 के तत्वों का, ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप 16 के तत्वों का और हाइड्रोजन ग्रुप 17 के तत्वों का और नोबेल गैस ग्रुप 18 या 0 ग्रुप के तत्वों का डिटेल्स अध्ययन करना है। ये आपका सिलेबस हुआ। चलिए तो अब इसे हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला आप बात जानिएगा, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो आप देखते आए हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसी को हम लोग छोटू लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या इसी को हम लोग मोज़ले पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। इसको मोज़ले ने बनाया। किसने बनाया? मोज़ले ने बनाया, इसलिए इसको मोज़ले की आवर्त सारणी कहते हैं। इसमें तत्व जो होते हैं बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में सजे होते हैं और इन्होंने ही बताया कि एटॉमिक नंबर किसी भी तत्व का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। आप मोज़ले का आवर्त नियम पढ़े होंगे। ठीक है, मोज़ले ने बनाया और मोज़ले ब्रिटेन के, इंग्लैंड के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। देखिए, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप की संख्या बेटा कितना होता है तो सब आप ऑलरेडी जानते हैं, 18। और इसमें पीरियड की संख्या कितना होता है सबको पता है, 7। और अभी तक जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं 118 नॉन एलिमेंट्स, उसको सबको सजा दिया गया है, इसलिए आवर्त सारणी का दीर्घ रूप कहलाता है। 118 तत्वों में आपको पता है 80% क्या है? मेटल्स हैं अप्रॉक्स, और इसमें से 18 से 20 अविष्कृत अधातु की संख्या है। नॉन मेटल्स कितने हैं अप्रॉक्स? 18 से 20। कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका खोज अभी रिसेंट हुआ है, ठीक है, जिन्हें पोस्ट ट्रांजिशन मेटल के नाम से जानते हैं। तो अभी उनकी प्रॉपर्टी ज्ञात नहीं है, वैज्ञानिक उसकी प्रॉपर्टी को डिटरमाइन कर रहे हैं।
ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया है 18 से 20। कोई किताब 18 लिखा हो, कोई 20 चलेगा सब। अब देखिए आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न आता होगा कि सर ये पी ब्लॉक का तत्व किसे कहेंगे। तो वैसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है उसे पी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए कि मेरा परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 50 है और मेरा आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं जिसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं, और अंतिमवा इलेक्ट्रॉन अर्थात 50वां इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में घुस जाए तो कहिएगा सर जी आप पी ब्लॉक के तत्व हैं। यदि मेरा एटॉमिक नंबर मान लिया जाए कि 15 है, मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख रहे हैं, मेरा 15वां इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में घुस जाए तो कहिएगा सर जी आप पी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे, क्योंकि आपका अंतिमवा इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में घुसता है। क्लियर है? तो आप इसे लिख सकते हैं कि वैसा तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है उसे पी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। पी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। देखिए पी ब्लॉक के जो तत्व होंगे इन्हें आवर्त सारणी के ग्रुप 13 से लेकर 18 तक रखा गया है। 6 ही ग्रुप में क्यों रखा गया है? क्योंकि पी सब सेल में अधिकतम 6 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग 6 ग्रुप में ही रखे हैं 13 से लेके 18 तक। इसमें धातु, अधातु, उपधातु तीनों पाए जाते हैं। तो ये भी बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। इन्हें पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 13 से 18 तक रखा गया है। इसमें धातु जिसको मेटल कहते हैं, अधातु तथा उपधातु तीनों पाए जाते हैं। तीनों पाए जाते हैं। ये बात याद रखिएगा। देखिए चीजों इसको हम ऊपर से मिटा रहे हैं, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। देखिए ये भी बिंदु आप याद रखिएगा कि इनका जीईसी जिसको हम लोग कहते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या इसी को आप कह सकते हैं आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी में क्या लिख सकते हो? बाह्य विन्यास। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। NS2NP126 होता है, याद रखना है कि इसका बाह्य विन्यास कितना होता है बेटा? NS2NP126। एस सबसेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में लेके 1 से लेके 6 तक इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। कोई पूछे एन क्या है, तो एन को कहते हैं ऑर्बिट नंबर कक्ष की संख्या। इसी को हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं। इसका मान 2 से लेकर के हम लोग 7 तक रख सकते हैं। बात क्लियर है? समझ गए होंगे। अब हम छोटे छोटे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को बता रहे हैं, उसको आप अपने ज़हन में बैठा लीजिएगा। पहला बात छोटू हम बताने जा रहे हैं, नोट के तौर पे याद रखिएगा। देखिए एस ब्लॉक के तत्व कौन कौन होते हैं सबको पता है आपको। आवर्त सारणी के ग्रुप 1 और 2 के तत्वों को हम लोग एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं छोटू? एस ब्लॉक के तत्व। इसमें कौन आते हैं? ग्रुप 1 के तत्व जिसको हम लोग अल्कलीज मेटल कहते हैं, क्षारीय धातु। इसमें कौन कौन आते हैं क्षारीय धातु? ये आपको याद होना चाहिए। लीना के रूबी, सर्कस से फरार, फ्रांसियम रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। इसी को हम लोग अल्कालीज मेटल कहते हैं। प्लस ग्रुप 2 के तत्व जो होते हैं जिसको हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल
अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाम से जानते हैं क्षारीय मृदा धातु। इसमें कौन कौन होते हैं ये आपको पता है, बिना मतलब के सर बता रहे हैं। सारा पीरियोडिक टेबल की कहानी मैं रटवा चुका हूं, वो ट्रिक्स नहीं है, उससे अच्छा तो आप सेट कर सकते हो। कुछ लोग इसी को ट्रिक्स कह रहे हैं कि हम ट्रिक्स पढ़ाते हैं। बेटा ट्रिक्स उसको कहते हैं ना जो कॉम्प्लेक्स प्रश्न को सेकंडों में बना दे। बिना मतलब के सर बता रहे हैं, बिना मतलब के सर बता रहे हैं। वैसे छात्र जो पीरियोडिक टेबल की जानकारी जिनको नहीं है, बिल्कुल हम पढ़ाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। इनको रटने की तरीका बिना मतलब के सर बता रहे हैं, बिना मतलब के सर बता रहे हैं। इसको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये तमाम चीजों की जानकारी हम 11th क्लासेज में दे चुके हैं। और देखिए छोटू, पी ब्लॉक में कौन कौन आते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक के तत्वों को हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जानते हैं। और एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्व को संयुक्त रूप से हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, हिंदी में प्रतिनिधि तत्व, या इसी को हम लोग मेन ग्रुप एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्वों को संयुक्त रूप से हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या मेन ग्रुप एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। देखिए बोर्ड एग्जाम में कभी कभी ऐसा सवाल देता है कि निम्न में से कौन क्षारीय धातु है, तो ग्रुप 1 के तत्व आपको याद होना चाहिए। निम्न में से कौन क्षारीय धातु नहीं है, ठीक है, तो आपको देख लीजिएगा इसमें से कौन जो नहीं रहेगा उसी को हम लोग कह देंगे कि क्षारीय धातु नहीं है। निम्न में से कौन अल्कलाइन अर्थ मेटल है, क्षारीय मृदा धातु है, तो बेरिलियम से लेके रेडियम तक आपको याद होना चाहिए, इसी को हम लोग क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो ऐसे भी कभी कभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है, इसे नोट करें, कुछ आगे बात बता रहे हैं। तो आइए हम लोग एक और महत्वपूर्ण तथ्य सीख लें, जिसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल रिलेशनशिप। वर्टिकल रिलेशनशिप, एक एक चीज को समझते चलिएगा। देखिए वर्टिकल रिलेशनशिप क्या है, आवर्त सारणी के एक ही ग्रुप के तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है, इसी को वर्टिकल रिलेशनशिप कहते हैं। कोई पूछे कि क्यों एक ही ग्रुप के तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है, तो आपका जवाब होगा कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है या इनका बाह्य विन्यास समान होता है। जिनका बाह्य विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है उनके गुण भी आपस में समान होते हैं। तो पहला बात याद रखिएगा कि एक ही ग्रुप के तत्वों के गुणों में समानता, एक ही ग्रुप के तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है, जिसको हम लोग वर्टिकल रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ग्रुप 2 का हम तत्व ले लें, बिना मतलब के सर बता रहे हैं। आप इसे रट भी लीजिएगा, बिना मतलब के शर बता रहे हैं, बिना मतलब के शर बता रहे हैं, बिना मतलब के शर बता रहे हैं। देखिए इनके गुण जो होंगे सदृश होगा। गुण क्या होता है बेटा, सदृश होता है, गुण सदृश होता है। कोई पूछे क्यों, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या आप हिंदी में लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या बाह्य विन्यास समान होता है, समान होता है। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि समान हो तो उनके गुण आपस में सदृश होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। कोई पूछे कि बेरिलियम का गुण किसके समान होगा, तो बेरिलियम ग्रुप 2 के तत्व हैं, इनका गुण मैग्नीशियम के सदृश हो सकता है, कैल्शियम के सदृश हो सकता है, स्ट्रोंशियम के सदृश हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। एक जो तत्व होते हैं उनका गुण अपने ही ग्रुप के तत्वों से मिलता जुलता होता है। इस संबंध को हम लोग वर्टिकल रिलेशनशिप कहते हैं। दूसरा एक टर्मिनोलॉजी है छोटू, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। हॉरिजॉन्टल
रिलेशनशिप, इसको हिंदी में हम लोग क्षैतिज संबंध कहते हैं, हिंदी रटने की आपको जरूरत नहीं है। ये क्या है समझिएगा। देखिए आवर्त सारणी के एक ही पीरियड के अलग अलग तत्वों के गुणों में भी कुछ समानता पाई जाती है, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। एक ही पीरियड के भिन्न भिन्न तत्वों के गुणों में, भिन्न भिन्न तत्वों के गुणों में समानता, एक ही पीरियड के भिन्न भिन्न तत्वों के गुणों में जो समानता पाई जाती है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दे दूं, जैसे आवर्त सारणी के पीरियड 4 के तत्व देखिएगा, लोहा, कोबाल्ट, निकल, इनको बताए हैं हम, इसको फेरस मेटल कहा जाता है। ये तीनों फेरोमैग्नेटिक नेचर के होते हैं, इनके गुण आपस में सदृश होते हैं, इनको फेरस मेटल कहते हैं। इसी प्रकार पीरियड 5 आइएगा, Ru, RH, Pd, इन तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है। पीरियड 6 की बात कीजिएगा, लैंथेनम 57, सीरियम 58 से लेकर के आप ल्यूटेटियम 71 तक बढ़िएगा, इन 15 तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है, आपको हम पढ़ाए होंगे लैंथेनाइड सीरीज में। इसी प्रकार आप पीरियड 7 की बात कीजिएगा, पीरियड 7 की बात कीजिएगा छोटू, तो इसमें एक्टिनियम 89, थोरियम 90 से लेकर लॉरेंसियम 103 तक के 15 तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है। इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। तो कभी कभी करता क्या, एक तत्व दे देगा, पूछता है कि इसका गुण किसके समान होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो तत्व दिया है उस ग्रुप के कौन तत्व हैं, उसी के उसका गुण उसी के सदृश होगा। यदि ये ना मैच करे तो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप में मैच कर लेना है। यदि ये भी ना मैच करे तो आपको हम बता रहे हैं डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, जिसको विकर्ण संबंध कहते हैं। पहले इसे नोट करें आप। आइए हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप को समझ लें, जिसको हिंदी में विकर्ण संबंध कहते हैं। देखिए ये क्या है मैं बता दूं। ये पीरियड 2 के तत्व हैं, लिथियम परमाणु संख्या 3, बेरिलियम 4, बोरन 5, कार्बन 6, आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। और पीरियड 3 के तत्व हम लिख रहे हैं, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15। देखिए ध्यान से, डायगोनल रिलेशनशिप क्या है। आवर्त सारणी के पीरियड 2 के तत्वों के विकर्ण पर स्थित पीरियड 3 के तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है। पीरियड 2 के जो तत्व होंगे उसके विकर्ण पर स्थित जो पीरियड 3 के तत्व में, इन दोनों तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है, इसी को हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। अब देखिए, अब लिथियम का गुण किसके समान होगा, मैग्नीशियम के सदृश होगा, समान नहीं होगा सदृश होगा, इन दोनों के गुणों में समानता पाई जाएगी। इसी प्रकार बेरिलियम का गुण किसके समान होना चाहिए, एल्युमिनियम के समान होना चाहिए। इसी प्रकार बोरन का गुण किसके समान होना चाहिए, सिलिकॉन के समान होना चाहिए। कार्बन का गुण किसके सदृश होना चाहिए, फास्फोरस के सदृश होना चाहिए। ये कुछ ही तत्वों के लिए लागू होता है, ऐसा नहीं है कि इसको हम आगे तक बढ़ा लेंगे। क्लियर है, ये कुछ ही तत्व 4-5 तत्वों के लिए लागू होता है। इसी को हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। कोई पूछे क्या है तो कहना आवर्त सारणी के पीरियड 2 के तत्वों के विकर्ण पर स्थित पीरियड 3 के तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है, जिसको डायगोनल रिलेशनशिप के नाम से जाना जाता है। इससे कई बार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। पहला हम क्वेश्चन दे रहे हैं कि बोरन का गुण, कई बार यह पूछा गया है, बोरन का गुण किसके सदृश होता है। एकदम 0 लेवल से शुरू किए हैं बेटा, हीरो लेवल तक लेके पहुंचेंगे हम, ठीक है। बोरन का गुण किसके सदृश होता है, छोटा छोटा प्रश्न दिमाग में बैठाना है। सदृश होता है, ऑप्शन दे देगा, 1 नंबर कार्बन के, बी नंबर नाइट्रोजन के, सी नंबर कैल्शियम के,
नंबर सिलिकॉन। अब देखिए, जब ही कह दे कि बोरन का गुण किसके सदृश होगा, तो सबसे पहले आपको यह याद रखना है ट्रिक्स कि बोरन जो है बेटा, बोरन किस ग्रुप का तत्व है? ग्रुप 13 का तत्व है। तो ग्रुप 13 में जो जो तत्व होते हैं उसको लिख लेंगे। बैगन, आलू, गाजर, ईन, थैला नहीं, थैला नहीं, इधर जगह नहीं है इसलिए लिखते हैं थैला नहीं। अब देखिए, बोरन का गुण या तो एल्युमिनियम के तरह होना चाहिए, या गैलियम के तरह, इंडियम के तरह, थैलियम के तरह, या निहोनियम के तरह होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई तत्व तो दिखाई नहीं दे रहा है। ना एल्युमिनियम है, ना गैलियम है, ना इंडियम है, ना थैलियम है। इसका मतलब कि यह वर्टिकल रिलेशनशिप पर मैच नहीं कर रहा है। एक ही ग्रुप के तत्वों के गुणों में समानता होना चाहिए, तो इस ग्रुप के तो कोई तत्व नहीं दिया है। तब हम दिमाग लगाएंगे कि हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप में तो ये नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप में भी नहीं दिखाई दे रहा है। जब ही ये दोनों नहीं मैच करे तो हम तुरंत आ जाएंगे डायगोनल रिलेशनशिप पर। यहाँ तुरंत पीरियड 2 के तत्व और पीरियड 3 के तत्व को ड्रॉ करेंगे और हम डायगोनल बना देंगे। एक लड़का पूछा ऐसे क्यों नहीं बना रहे हैं? समझाने के लिए ऐसा बनाया जाता है, कोई नियम नहीं है। यहाँ देख रहे हैं कि बोरन के गुण किसके सदृश हो रहा है? दोनों अलग अलग ग्रुप के तत्व हैं। यह ग्रुप 14 का तत्व है, ठीक है, बोरन ग्रुप 13 का तत्व है, लेकिन इन दोनों तत्वों के गुणों में समानता पाई जाएगी। तो देख रहे हैं कार्बन नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, कैल्शियम नहीं होगा, सिलिकॉन हमारा करेक्ट होगा। चूंकि बोरन का गुण किसके सदृश हो रहा है? सिलिकॉन। पूछ सकता है कि कार्बन का गुण किसके सदृश होता है? फास्फोरस का। बेरिलियम का गुण किसके सदृश होता है? एल्युमिनियम के। इन दोनों के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है, बात समझ चुके होंगे। एक प्रश्न और बता रहे हैं कैसे पूछा जा सकता है बोर्ड में, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। देखिए, बोर्ड में ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं। निम्न में कौन अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है? अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 मैग्नीशियम, बी स्ट्रोंशियम, सी जिंक, डी बी। अब देखिए, अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल तो आपको याद होना चाहिए क्षारीय मृदा धातु। ग्रुप 2 के तत्व तो आपको याद होना चाहिए। बिना मतलब के सर बता रहे हैं, बिना मतलब के सर बता रहे हैं, यही को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहेंगे। यहाँ देख रहे हैं मैग्नीशियम है, यहाँ देख रहे हैं स्ट्रोंशियम है, यहाँ बेरिलियम है, लेकिन जिंक इसमें नहीं आ रहा है, अर्थात यही अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। हम टिक लगा दें। इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दे देगा कौन क्षारीय धातु नहीं है, तो आपको याद होना चाहिए पीरियोडिक टेबल, तो ये छोटे छोटे प्रश्नों को टिक लगा सकते हैं, इसे नोट करें। देखिए एक चीज और जिसको हम लोग टिपिकल एलिमेंट कहते हैं। टिपिकल एलिमेंट्स क्या है? जिसको हिंदी में हम लोग प्रारूपी तत्व के नाम से भी जानते हैं। सब चीज आपको बताया गया होगा 11th क्लासेज में, जो नए आए थे उनको बेसिक में। देखिए, प्रारूपी तत्व क्या है? आवर्त सारणी के पीरियड 3 के तत्वों को, पीरियड 3 के तत्वों को ही हम लोग प्रारूपी तत्व के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो तत्व होते हैं अपने ग्रुप के सभी तत्वों के सामान्य गुणों को परिलक्षित करते हैं। यदि आप टिपिकल एलिमेंट को याद कर जाइएगा, इनके गुण ज्ञात कर लीजिएगा, तो वह जिस ग्रुप के तत्व होंगे उस ग्रुप के सभी तत्वों के गुणों का भविष्यवाणी कर सकते हैं आप आसानी से। तो कोई पूछे टिपिकल एलिमेंट क्या है, तो कहेगा आवर्त सारणी के पीरियड 3 के तत्वों को टिपिकल एलिमेंट कहा जाता है। यह अपने ग्रुप के सभी तत्वों के सामान्य गुणों को परिलक्षित करते हैं। तो पीरियड 3 के कौन कौन तत्व हैं उसे याद कर जाइएगा। पीरियड 3 के तत्व कौन कौन है? नाव, ट्रिक याद रखिएगा, नाव, मंगाओ, आलसी, नाव, मंगाओ, आलसी, पटना से चलो कल आगरा, पटना से चलो कल आगरा। एटॉमिक नंबर इसका 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ट्रिक याद रखिएगा इसको याद रखने का। नाव, देखिए
बाढ़ का समय है, नाव मंगाओ, नाव मंगाओ। आलसी, आलसी, आलसी का मतलब लेजी, नाव मंगाओ आलसी। पटना, पटना से चलो, पटना से चलो, चलो। कल आगरा, पटना से चलो कल आगरा। इसको हम लोग टिपिकल एलिमेंट कहते हैं। अब इसका मतलब आप समझ लीजिए। देखिए आर्गन जो है, ये समझने के लिए मैं बता रहा हूं, ये आवर्त सारणी के ग्रुप 18 के तत्व नोबल गैस है। यदि आर्गन के गुण की जानकारी कर लें, आप अध्ययन कर लें, तो इस ग्रुप में उपस्थित सभी तत्वों के गुणों का अंदाजा लगा सकते हो। यह टिपिकल एलिमेंट है। जैसे आपकी मम्मी चावल बनाती हैं, तो चावल पका है कि नहीं पका है, इसकी अंदाजा लगाने के लिए आपकी मम्मी क्या करती है, पूरे चावल को हाथ से नहीं टोती हैं, उसको चम्मच में लेती हैं, एक दो चावल के दाना को दबा के देख लेती हैं। यदि चावल पक गया है तो उसे पसा लेती हैं, नहीं तो उसे पकने देती हैं। उसी प्रकार प्रत्येक ग्रुप में तत्व होते हैं, सबका गुण रटने की जरूरत नहीं है। उसके टिपिकल एलिमेंट के गुण को अध्ययन कर लीजिए, आप उस ग्रुप में उपस्थित सभी तत्वों के गुणों का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे ये देखिए, आवर्त सारणी के लिए ग्रुप 1 का तत्व है सोडियम। यदि सोडियम का गुण आप अध्ययन कर लें, तो इस ग्रुप में उपस्थित सभी तत्वों के गुणों का अंदाजा लगा सकते हो। यदि यह जल से अभिक्रिया करके क्षार का निर्माण करेगा, अपने ऑक्साइड, ठीक है, क्षार का निर्माण करेगा, ठीक है, ऑक्सीजन से संपर्क करके अपने ऑक्साइड का निर्माण करेगा, ठीक है, यह क्रियाशील होता है, तो इस ग्रुप के सभी तत्व इसी भांति अभिक्रिया करेंगे। बात आप समझ चुके होंगे। इसी प्रकार यह ग्रुप 2 का तत्व है। यदि मैग्नीशियम का गुण ज्ञात हो, तो इसी आधार पे इस ग्रुप के सभी तत्वों का आप अंदाजा लगा सकते हो। तो रट जाइएगा, पीरियड 3 के तत्वों को टिपिकल एलिमेंट कहते हैं। रटने का तरीका है, नाव मंगाओ आलसी, पटना से चलो कल आगरा। इसको हम लोग टिपिकल एलिमेंट के नाम से जानते हैं। इतना बात आप ऑलरेडी मैट्रिक में भी सीखे होंगे। अब आइए हम कुछ महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं, जिससे डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में कंपटीशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। VVI नोट है, इंपॉर्टेंट नोट, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। पहला बात हम बताने जा रहे हैं, देखिए नन मेटल जो है, नन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, नन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, या तो ये एसिडिक होंगे। जनरली आप जानते हैं कि नन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय नेचर के होंगे, या नहीं तो ये उदासीन हो सकते हैं। 3 ही ऑक्साइड है अधातु के जो उदासीन होते हैं, उसे निश्चित रूप से आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। जैसे हम नन मेटल के ऑक्साइड ले रहे हैं, CO2 बिल्कुल अम्लीय होगा, पानी से रिएक्शन करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है। SO2 इसका एग्जांपल हो सकता है, SO3 एग्जांपल हो सकता है, P2O5 एग्जांपल हो सकता है, ClO2 एग्जांपल हो सकता है, ETC। ये सब अम्लीय ऑक्साइड है अधातु के। इसके कुछ ऑक्साइड जो होते हैं न्यूट्रल, उदासीन भी हो सकते हैं। न्यूट्रल कहीं भी होता है, उदासीन। उदासीन में कौन कौन आते हैं याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, N2 लफिंग गैस का आप नाम सुने हो। यह 3 ऐसे अधातु के ऑक्साइड हैं जो उदासीन स्वभाव के होते हैं। इसे एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं। नोट कीजिए, हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड को बता रहे हैं, उसको याद करने की ट्रिक्स बता रहे हैं, नोट करें। बहुत ही महत्वपूर्ण ये नोट्स बता रहे हैं, जो बार बार बोर्ड एग्जाम के साथ ही कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड को कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी उसको कहते हैं वैसे ऑक्साइड जो अम्ल से, क्षार से, दोनों से संयोग करे, उसको हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं छोटू। तो कौन कौन ऑक्साइड जो होते हैं एम्फोटेरिक होते हैं, 10 ही एलिमेंट हैं जिसके ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो उसे कैसे रखना है, ट्रिक्स को याद रखिएगा। जनाबे अली, जनाबे अली गाय सुना करे, जनाबे अली गाय सुना करे, वो सभी आसमा के 3533 पर हो। देखिए इसको कहेंगे हम लोग जनाबे अली। इन दोनों को रहना है जनाबे, जनाबे, जनाबे
अली, जनाबे अली गाए सुना करे, जनाबे अली गाए सुना करे, जनाबे अली गाए सुना करे। ओ सभी, ओ सभी, ओ सभी आसमा के, ओ सभी आसमा के, आसमा के 3533 प्रभु। यहां प्रभु का तात्पर्य टीबी से है। देखिए जनाबे अली माने जिंक, बेरिलियम, एल्युमिनियम, गाय माने गायलियम, एसन माने टीना सुना, करो माने क्रोमियम, ओ माने वेनाडियम, एसबी माने सभी, एंटी माने आर्सेनिक और 3533 का मतलब देखिए यदि यहाँ क्रोमियम +3 अवस्था में हो, वेनाडियम +5 अवस्था में हो, एंटीमनी +3 अवस्था में हो, आर्सेनिक +3 अवस्था में हो, तब ही इनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होंगे। बाकी जो तत्व तो बच जाते हैं इनके ऑक्साइड किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो वह उभयधर्मी होगा। जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, यह फिक्स है। बेरिलियम का +2 होता है, एल्युमिनियम का +3 होता है, गैलियम का +3+1 होता है, एसएन का +2+4 होता है, इसी प्रकार पीबी का +2+4 होता है। एक शब्दों में रखना कि क्रोमियम का ऑक्साइड हो और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें +3 हो तब ही इसके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होंगे। वेनाडियम हो और इसका ऑक्साइड हो और उसमें वेनाडियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तभी इसके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होंगे। एंटीमनी हो, आर्सेनिक हो, यदि इसके ऑक्साइड हो और +3 अवस्था में हो तभी इनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होंगे। बाकी जो तत्व हैं इनके ऑक्साइड दिए हो तो ऐसे ही आपको चुन देना है कि एम्फोटेरिक होंगे। साथ ही एक और बात याद रखिएगा, इस ट्रिक्स को आप याद रखिएगा, जनाबे अली गाए सुना करे वो सभी आसमा के 3533 पर हो। इसके अलावा एक और बात याद रखिएगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल कोई भी हो उसका ऑक्साइड कैसा होगा, उसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा, एम्फोटेरिक होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे दूं, जैसे आपसे कह दूं MnO4 MnO2, यहाँ मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, 2 एकम माइनस 2 दूनी के 4 तो इसका +4। इसी प्रकार TiO2, यहाँ टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो यह कैसे ऑक्साइड होंगे, इसके ऑक्साइड कैसे होंगे छोटू, एम्फोटेरिक होंगे। अब कहे कि बताओ बेरिलियम का ऑक्साइड कैसा एम्फोटेरिक हो सकता है, जिंक का ऑक्साइड जिसको दार्शनिक रूई कहते हैं एम्फोटेरिक है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, Cr2O3 का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, इसी प्रकार Ga2O3 जर्मेनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक हो सकता है, SnO2 एम्फोटेरिक हो सकता है, Cr2O एम्फोटेरिक हो सकता है, V2O5 यहाँ धातु वेनाडियम है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, 5 दूनी के 10, 1 वेनाडियम का +5, ठीक है। यह कैसा होगा ETC। इसी प्रकार आप दे सकते हो आर्सेनिक का ऑक्साइड कैसा होगा, एम्फोटेरिक होगा, एंटीमनी का ऑक्साइड कैसा होगा, एम्फोटेरिक होगा, ETC आप दे सकते हो। ये तमाम जो तत्व तो दिखाई दे रहे हैं इनके ऑक्साइड कैसे होंगे, एम्फोटेरिक होंगे। लेकिन देखिए कोई ऐसे पूछ दे Sb2O5, देखिए बहुत करके गलत टिक लगा देंगे, ये भी एंटीमनी के ऑक्साइड है परंतु यहाँ एंटीमनी का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, अतः यह अम्लीय ऑक्साइड होगा न कि उभयधर्मी, ठीक है। इसका ऑक्साइड होना चाहिए, इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इसमें +3 होना चाहिए, तब ही इसके ऑक्साइड जो होंगे उभयधर्मी होंगे। यदि एंटीमनी और आर्सेनिक +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो उसके ऑक्साइड कभी भी उभयधर्मी नहीं होंगे, तो इसे नोट करें। आइए अब हम लोग मेटल के ऑक्साइड को देख लें। मेटल हो कोई और उसका ऑक्साइड दिया हो तो इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे कि वो अम्लीय है क्षारीय है। इसके ऑक्साइड का नेचर अम्लीय क्षारीय गुण कैसे ग्रुप में घटता है, कैसे बढ़ता है, जब हम लोग ग्रुप 15 16 17 18 शुरू करेंगे तो वहां देखेंगे। अभी जनरल मैं बात बता रहा हूं। देखिए यदि कोई भी मेटल हो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +1 हो, +2 हो, +3 हो तो जनरली उसके ऑक्साइड, OS का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लियर है, उसके ऑक्साइड जो होंगे छोटू बेसिक होंगे, बेसिक ऑक्साइड होगा। अपवादों को छोड़कर एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, जैसे इसके एक्सेप्शन हैं
जैसे Al2O3 एल्युमिनियम का ऑक्साइड, देखो यहाँ एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, Cr2O3 +3 यहाँ क्रोमियम का ऑक्साइड है। यह किस नेचर के होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। इनको छोड़ दिया जाए तो यदि कोई भी धातु हो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 +3 आएगा तो वह बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे दूं कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 लिखो या 2+ लिखो, बात एक है, ठीक है। इसी प्रकार मैं कहता हूँ सोडियम ऑक्साइड, बताओ यहाँ सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ठीक है। कैसा ऑक्साइड है? आप कहिएगा कि सर यह हमारा ऑक्साइड जो है बेसिक है। मैं कहूँ MnO कैसा ऑक्साइड है? यहाँ +2। मैं इसी प्रकार कह दूं छोटू Fe2O3, यहाँ लोहा का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 दूनी के 6, एक लोहा का +3, ETC दे सकते हैं। यह बेसिक ऑक्साइड है। धातु का जो भी ऑक्साइड होगा वह क्षारीय होगा, +1 +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इन दोनों को छोड़कर। दूसरा चीज ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो, याद रखिएगा, तो अभी पता है वह ऑक्साइड मेटल का एम्फोटेरिक होगा, एम्फोटेरिक होगा, याद रखिएगा। कैसा होगा? एम्फोटेरिक होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अभी दिए थे MnO2, केवल धातु का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना है, यहाँ +4। यहाँ मैं कह दूं TiO2, यहाँ क्या होगा छोटू? +4। तो किसी भी धातु के ऑक्साइड में यदि धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो तो वह एम्फोटेरिक होगा, याद रखिएगा। वेनाडियम V2O5 जो है +5 अवस्था में जो है उदासीन होता है, V2O5, ठीक है। तीसरा चीज, यदि ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो छोटू? +5 दिया हो, +6 दिया हो, +7 दिया हो, किसी किसी का +8 हो सकता है। आपको पता है कि ओस्मियम जो है सबसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +8 को शो करता है अपने ऑक्साइड में। तो उसके ऑक्साइड कैसे होंगे छोटू? एसिडिक हो सकते हैं। उसके ऑक्साइड कैसे होंगे? एसिडिक। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे दूं, जैसे Vi2O5, ठीक है। बिस्मथ का ऑक्साइड, यहाँ बिस्मथ की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, कह सकते हैं यह ऑक्साइड एसिडिक होगा। इसी प्रकार मैं कह दूं CrO3, यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन संख्या +6 हो रहा है, यह किस नेचर का होगा? आप कह सकते हैं कि एसिडिक होगा। यह किस नेचर का होगा? एसिडिक होगा। आपको हम इसका भी, जब हम पोटेशियम परमैंगनेट और K2Cr2O7 डी ब्लॉक में चर्चा कर रहे थे तो वहां भी बताए थे कि MnO4 दिया हुआ है तो पोटेशियम परमैंगनेट है। यदि इसके सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 +6 +7 आ जाए तो समझना कि एसिडिक नेचर का होगा। यहाँ देखिए हम मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं, 4 दूनी की 8 में से एक गया +7, यहाँ हम K2Cr2O7 का भी निकाल के दिखा रहे हैं। उस टेक्निक को याद रखिएगा, +6 है तो ये भी किस नेचर का होगा? एसिडिक नेचर का होगा। यह बात आपको हम बता चुके थे, इसे नोट करें। एक चीज और हम आपको बता रहे हैं छोटू, मेटलवाइड्स के ऑक्साइड, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। मेटलवाइड्स के जो ऑक्साइड होते हैं, मेटलवाइड्स जिसको हम लोग उपधातु भी कहते हैं, मेटलवाइड्स के जो ऑक्साइड होते हैं जनरली एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। इसको छोड़कर एक्सेप्ट As2O3 Sb2O3 को छोड़ दिया जाए तो इसके ऑक्साइड जनरली जो है कैसे होते हैं बेटा? याद रखें एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर मैं कह दूं Sb2O5, देखो यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है, किस नेचर का होगा? एसिडिक नेचर का होगा। बात आप समझ गए होंगे। एक बात और याद रखिएगा नोट में, वैसे जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो सुहागा पर डिस्कशन करेंगे। Na2B4O7 × 10H2O, इसको सुहागा कहते हैं हिंदी में, सुहागा। इसको अंग्रेजी में बोरेक्स के नाम से जानते हैं, इसे टिंकल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक है। इसका रासायनिक नाम एक बार बिहार बोर्ड में पूछा है, तो डाइसोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेटेड। आप इसको डाइसोडियम भी लिख सकते हो, सोडियम भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सोडियम या डाइसोडियम टेट्राबोरेट, डाइसोडियम टेट्राबोरेट। 10 जल के अणु दिखाई दे रहे हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट। इसका एक्वस सॉल्यूशन, इसका जलीय विलयन याद रखिएगा अल्कलाइन नेचर का होता है,
नेचर का होता है, जिसको हम लोग क्षारीय स्वभाव के नाम से जानते हैं। तो सुहागा का रासायनिक नाम कई बार पूछा गया है, इसलिए हम इसका डिस्कशन करनी है बिहार बोर्ड में। वैसे जब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिटेल में जहां पढ़ेंगे वहां सुहागा के स्ट्रक्चर पर चर्चा करेंगे, सुहागा का रासायनिक नाम पे चर्चा करेंगे, इसका जलीय विलयन कैसे क्षारीय हो जाता है, कैसे जल में आयनीकृत होता है, तमाम चीजों की चर्चा करेंगे। अभी दिमाग में इसका रासायनिक नाम आप बैठा लीजिएगा, इसे नोट करें। हम कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टी को बता रहे हैं, कैसे आवर्त सारणी में घटते हैं, कैसे बढ़ते हैं, ये जनरल ट्रेंड्स उसका। इन तथ्यों को आप अपने मस्तिष्क में फिट कर लीजिएगा, ये जनरल ट्रेंडिंग का हम बता रहे हैं। देखिए आवर्त सारणी के किसी भी ग्रुप में हम लोग जनरली ऊपर से नीचे आएंगे, टॉप टू बटम, ऊपर से नीचे। मैं कहूँ टॉप टू बटम यू लुक्स ब्यूटी, ऊपर से नीचे तक तुम खूबसूरत दिखती हो। टॉप टू बटम बहुत फेमस वर्ड है, ऊपर से नीचे। जब भी हम आवर्त सारणी के ऊपर से नीचे आएंगे तो देखिए एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज, परमाणु का आकार और मेटालिक प्रॉपर्टी में वृद्धि होती है। ऐसे में साइन ऊपर बनाया हूं तीर का, इसका मतलब ये गुण बढ़ेगा। सब आपको बताया गया है। आवर्त सारणी में जब हम आवर्त सारणी के किसी भी ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो जेड इफेक्टिव, जिसको हम लोग कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, वह वास्तविक प्रोटॉन की संख्या जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है। जेड इफेक्टिव जो होता है सेम होता है या घटता है, जनरली सेम होता है, और कक्ष की संख्या बढ़ते जाता है। तो जो ही कक्ष की संख्या बढ़ते जाएगा, बाह्य इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, तो कहेंगे कि उसका एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा। क्लियर है? एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। हमेशा जनरली याद रखें, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा छोटू, बढ़ेगा, और मेटालिक प्रॉपर्टी का मान भी बढ़ता है। ये दो जो प्रॉपर्टी है हमेशा ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा, अपवादों को छोड़कर। काय को कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। किसी तत्व का, किसी बंधित परमाणु का वह गुण होता है जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को खींचता है। जैसे आरिफ सर है या संजीव सर है, मान लिया जाए हम लोग जुड़े हैं सिंगल बॉन्ड से। यदि मेरी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है तो अपना तो इलेक्ट्रॉन ले ही लेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींचेंगे, तो कहेंगे कि इसी गुण को कहेंगे आरिफ सर की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है संजीव सर के तुलना में। बात आप समझ चुके हो। तो किसी यह बंधित परमाणु का गुण होता है जो अपनी ओर साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। यह क्या होता है, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर जनरली यह क्या होता है, घटेगा। आयनन विभव, जिसको हम आईपी से इंडिकेट करते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसी को डेल्टा आईएस से भी इंडिकेट किया जाता है। इसको आयनन विभव कहते हैं। इसका भी मान ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर घटता। आयनन विभव क्या है, सारे चीजों को, इन तमाम टॉपिक्स को हम डिटेल में पीरियोडिक टेबल में अध्ययन कराएं। एक एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए हम 2-2, 3-3 दिन आपको समय लिए होंगे। किन किन बातों पर निर्भर करता है, इनका अपवाद कहाँ कहाँ है, जेईई नीट में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैसे घुमा के पूछा जाता है, बोरन फैमिली के अपवाद पढ़ा है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का प्रभाव इस पर क्या पड़ता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या प्रभाव पड़ता है, तमाम चीज को मैंने क्लियर किया है। कॉपी को एक बार 11 यदि मेरे यहाँ पढ़े हैं तो इसको पढ़ लेंगे ताकि आगे कहीं दिक्कत आपको नहीं हो। वैसे हम क्लियर करते चलेंगे। आयनन विभव क्या है, किसी भी तत्व के बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो कम दृढ़ता से बंधित होते हैं उसको निर्गत करने में जो एनर्जी खर्च होती है उसको आयनन विभव कहते हैं। अब देखिए ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो परमाणु का आकार बढ़ रहा है, परमाणु का आकार बढ़ेगा तो बाह्य इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बल कमजोर होगा, आकर्षण बल कमजोर होगा तो इसको निकालने में कम एनर्जी लगेगी, कम एनर्जी लगेगी तो आयनन विभव क्या हुआ, घट गया। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन ग्राही ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी इसे कहते हैं, इसे डेल्टा ईजीएच से डिनोट करते हैं या ईए से। देखिए दो कंसेप्ट में अंतर है। यदि डेल्टा ईजीएच का मान ऋणात्मक में दिया हो तो इसका मतलब है कि ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, धनात्मक में दिया हो तो ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है। इसके उल्टा मैं करूं, यदि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान धनात्मक में दिया है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, ऋणात्मक में दिया हो तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। याद रखिएगा, थोड़ा सा कंसेप्ट उल्टा है। अब ज्यादा हम लोग डेल्टा ईजीएच ही यूज करते हैं। यह क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। किसी कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप जितनी ऊर्जा को उत्सर्जन करता है या अवशोषण करता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन ग्राही ऊर्जा कहते हैं या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ये भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर इसके मान में भी कमी पाई जाती है जनरली, अपवादों को छोड़कर। बहुत सारा हम इस पर क्वेश्चंस करवाए होंगे, ठीक है, कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होता है, क्यों, जबकि क्लोरीन ग्रुप में नीचे है जबकि फ्लोरीन का होना चाहिए। तो इस सब पर हम लोग चर्चा आगे करेंगे, ऐसा क्यों होता है। तो याद रखिएगा विद्युत ऋणात्मकता, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन ग्राही ऊर्जा आदि और भी
प्रॉपर्टी हो सकते हैं। ये घटता है जबकि एटॉमिक रेडियस मेटालिक प्रॉपर्टी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। उसके दूसरे तरफ पीरियड में हम लोग पढ़ेंगे कैसे, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं। बाएं से दाएं पढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज या मेटालिक प्रॉपर्टी जो बढ़ रहा था छोटू, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये प्रॉपर्टी घट जाएगा। याद रखिए पीरियड में हमेशा बाएं से दाएं जाएंगे तो एटॉमिक साइज मेटालिक प्रॉपर्टी में कमी पाई जाती है, कमी पाई जाती है, याद रखिएगा। और विद्युत ऋणात्मकता, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन ग्राही ऊर्जा के मान में क्या होगा बेटा, वृद्धि होगा। याद रखिए तीर ऊपर बना रहे हैं तो वृद्धि, तीर नीचे बना रहे हैं तो कमी पाई जाएगी। चैप्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां डिटेल देखेंगे कि क्यों वृद्धि हो रही है, क्यों कमी पाई जा रही है। तो ये जनरल ट्रेंड है, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। एक और बात, सीजियम या फ्रांसियम, फ्रांसियम वैसे देता नहीं है, रेडियो एक्टिव है, याद रखिए सीजियम या फ्रांसियम कोई ऑप्शन में दिया हो का आयनन विभव सबसे कम होता है, अर्थात इसके बाहरी कक्ष से इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम ऊर्जा लगता है, तथा हीलियम का आयनन विभव डेल्टा आई H1 लिख रहे हैं, मैंने प्रथम इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगा हुआ है, सबसे अधिक होता है, क्योंकि हीलियम का साइज छोटा होता है और हीलियम के पास अस्थायी विन्यास होता है। इसी प्रकार इस चीज को भी याद रखिएगा, फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होता है 4.0, ये सब मान हम निकलवा के भी दिखवाए थे 11th क्लासेज में। और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण ज्यादा होता है। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, यह बंधित परमाणु का गुण है और यह स्वतंत्र परमाणु का गुण है। इन दोनों को डिटेल हम अध्ययन कराए थे, आप इस बार कॉपी को पढ़ लीजिएगा। तो इतना बात आप जनरली आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, इसका डिस्कशन हम लोग चैप्टर में डिटेल्स करेंगे। कुछ हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दे रहे हैं, उसका उत्तर मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि मैं समझूं कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। इसे नोट करें, मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं। इन प्रश्नों का उत्तर आप दीजिएगा। दिया है कि निम्न में से कौन ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड को दिमाग में बैठाने के लिए पहले ट्रिक्स याद रखना है। क्या रखना है, जनाबे अली गाये सुना करे, जनाबे अली गाये सुना करे, वो सभी आसमा के 3533 प्रभु के साथी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल यदि हो तो वह क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। तो इसमें से चुन लेना, कहा है निम्न में से कौन ऑक्साइड उभयधर्मी नहीं है। जनाबे अली गाये सुना करे, जनाबे अली गाये सुना करे, वो सभी ठीक है, वो सभी आसमा के 3533 प्रभु। ट्रिक्स याद रखना है, और याद रखना है कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल होगा तो उभयधर्मी होगा। ट्रिक्स के सहारे ही हल कर लेना है। तो इसमें चुन लेना कि कौन उभयधर्मी नहीं दिया है। निम्न में से कौन ऑक्साइड अम्लीय है, आपको चुनना है। किसका इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होता है, अभी तो हम बताए हैं। टिपिकल एलिमेंट नहीं है, इसमें से कौन टिपिकल एलिमेंट नहीं, चुन लेना है। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रश्नों का आप जवाब दीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक ग्रुप को शुरू करेंगे, ग्रुप 18 को उल्टा चलेंगे, उसको पढ़ाएंगे और उसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना, ज्योमेट्री शेप निकालना के लिए भी हम आपको ट्रिक्स बताएंगे। धन्यवाद।